हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि आखिर ये इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। क्या है ये इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड का मतलब। तो हम बता दें आपको, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इट इज द फिनोमेना ऑफ पासिंग करंट थ्रू an electrolyte and dissociating it into ions। अब इसके बेसिस पर इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉज बनाए गए। फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा बना बच्चों फैराडेज सेकंड लॉ। तो हम एक एक करके दोनों लॉ पढ़ेंगे। तो एक बार आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सिंगल सेल के बारे में फर्स्ट लॉ में, और जब हम सेल को सीरीज में जोड़ देंगे तो वहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेकंड लॉ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when some amount of charge q is passed through an electrolyte, then deposited or liberated mass is directly proportional to external charge q, or during electrolysis mass deposited or liberated is directly proportional to external current I and time for which करंट इज पास्ड। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये ज्यादा बेटर आपको लगेगी। तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और I इंटू टी को ही हम क्या बोलते हैं Q। और इसके बाद एक कांस्टेंट डेवलप होता है जिसको आप Z कहते हो। अब सवाल उठता है Z क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों Z है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, जो कि अगर आप देखें कि अगर हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए पास करें तो जो मास होगा या 1 कूलाम के लिए जो मास होगा वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम बोलेंगे मास व्हेन 1 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 1 सेकंड, या मास व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम अप्लाइड। तो ये आपके सामने फैराडेज फर्स्ट लॉ है, इसको ध्यान से देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं फेरेडे का जो लॉ है उसका कैसे यूज किया जाए। उससे पहले हमें एक टॉपिक जानना जरूरी है, डिफाइन वन फेरेडे। डिफाइन वन फेरेडे, तो हम बोलेंगे वन फेरेडे इज डिफाइंड एज, वन फेरेडे इज डिफाइंड एज चार्ज ऑफ 1 mole of electrons, charge of 1 mole of electrons. As we know, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिर हम बात करेंगे चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम, लगभग 96500 कूलम 1 फेरेडे के इक्वल होता है ना। ऐसे क्वेश्चन है, हाउ मच फेरेडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 2 मोल Mg2+। अब ध्यान से सुनना, Mg2+ को न्यूट्रलाइज करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर हमें 2 मोल करना है तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 4। तो हम बोलेंगे जो चार्ज है वो कितना आया 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन को आप 4 फेरेडे बोलोगे या 4 इंटू 96500 कूलम। तो आपको समझ में आया होगा 1 फेरेडे क्या है और इसका यूज क्या है। काफी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, तो फटाफट करें। अब हम आपको फेरेडे को इक्विवेलेंट से जोड़ के दिखाएंगे, फटाफट नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फेरेडे एंड इक्विवेलेंट्स। अब मान लीजिए मैंने पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। ठीक है, अभी चलते हैं, चेक करते हैं। जैसे Na+ है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या आ गया Na। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या है 1 फेरेडे, और अगर नंबर ऑफ मोल देखूं तो 1 है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखूं तो 1 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 1e ही आएगा। मतलब ये, अगर मैं बात करूं Mg2+ की, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया Mg। तो बेटा यहाँ पे फेरेडे कितने हैं 2 फेरेडे, मोल कितने हैं नंबर ऑफ मोल 1 मोल। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालें तो 1 इंटू मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 इक्विवेलेंट। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया। नाउ हम कह सकते हैं कि 1 फेरेडे इज इक्वल टू E ग्राम या 1 इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है, इससे हम साफ समझ गए कि 1 फेरेडे मतलब 96500 इज इक्वल टू E ग्राम, 1 कूलम इज इक्वल टू E अपॉन में 96500 ग्राम, और 1 कूलम इज इक्वल टू E अपॉन में F ग्राम। और आपको पता होगा 1 कूलम के लिए जो मास होता है इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मैं यहां दिखा भी देता हूं, आपने बच्चों खुद ही देखो, यहां पे बताया हुआ है कि अगर 1 कूलम चार्ज होगा तो जो मास है उसको क्या बोलेंगे Z, है ना, काम की बात। तो आप समझ सकते हो यहां से एक रिलेशन निकला कि Z इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन F। और E निकालने का और भी सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं मैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जैसे मान लीजिए आपको एल्युमिनियम का E निकालना है, तो उसका मास 27, वैलेंसी 3, कितना आ गया 9। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए एक बारी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेरेडे ने अपने सेकंड लॉ में क्या बोला? फेरेडे के सेकंड लॉ की बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट थी कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़े, तो आपको पता है सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम। तो हम बोलेंगे व्हेन
same amount of charge Q is passed through two or more than two cells joined in series having different electrolytes, then deposited or liberated mass ratio is equal to ratio of their chemical इक्विवेलेंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो सेल को आपने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, और इसको एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, तो यहां पे जो मास m1 मान लो और यहां जो मास है वो क्या मान लो m2, तो जो चार्ज है वो क्या है q, तो जो m1 होगा वो भी q के प्रोपोर्शनल है और जो m2 है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है q के। तो आपने पढ़ा है m1 इजिकल टू क्या आएगा z1q और यहाँ m2 इजिकल टू क्या आएगा z2q। क्योंकि हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो m1 इजिकल टू E1 अपॉन में FQ, m2 इजिकल टू E2 अपॉन में FQ। तो अगर मैं m1 डिवाइडेड बाय m2 कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा E1 अपॉन में E2। और ध्यान से देखिए मैंने यही बोला हुआ है, ठीक है, कि डिविजिबल और लिबरेटेड मास रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा, इसको फटाफट नोट करिए।